आप सभी को नमस्कार। हेल्थ टॉक की अगली सीरीज में हम लोग चर्चा करेंगे टीबी बीमारी के संबंध में। टीबी बीमारी आप सभी ने सुना होगा। टीबी बीमारी जो है संक्रामक होता है और बहुत अत्यधिक मात्रा में फैलता है, इसलिए इस बीमारी के कारण लोगों की मृत्यु दर भी अधिक होती है। इसलिए इस रोग के बारे में हमको जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर ये टीबी रोग होता क्या है, किसके माध्यम से फैलता है और लोगों को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। यदि किसी व्यक्ति को टीबी रोग हो जाए तो हम उसको कैसे पहचानेंगे कि इस व्यक्ति को टीबी रोग हुआ है, या उसके लक्षण या उसके बचाव के लिए हम क्या करेंगे। तो चलिए देखते हैं टीबी रोग। टीबी को क्षय रोग भी बोलते हैं। टीबी बीमारी इसी को बोलते हैं क्षय रोग। क्षय मतलब समझ रहे होंगे, क्षय रोग मतलब शरीर का नाश होना, क्षय रोग, इसी को बोलते हैं टीबी रोग। ये संक्रामक बीमारी है। ये बीमारी लगभग 5000 वर्ष पुराना बीमारी है जो कि एक जीवाणु के माध्यम से होता है। तो हम इस टीबी रोग को किस प्रकार से परिभाषित करेंगे। टीबी जो बीमारी है एक प्रकार का संक्रामक बीमारी है जो कि एक बैक्टीरिया की वजह से होता है। उस बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो ये हम इसका क्या देख लिए, डेफिनेशन, परिभाषा। तो ये क्या है, टीबी रोग जो है संक्रामक बीमारी है जो कि जीवाणु के माध्यम से होता है। इस बीमारी में मनुष्य को खांसी 2 सप्ताह से अधिक खांसी रहता है, बलगम में खून भी आता है। तो ये फैलने वाला बीमारी है। अब इसका कारक जो जीवाणु है उसके बारे में चर्चा करते हैं। कारक जीवाणु, तो इस बीमारी का जो जीवाणु है ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इस जीवाणु के माध्यम से होता है। और ये फैलता कैसे है, इसका जो फैलाव है ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के माध्यम से होता है। अर्थात जब कोई टीबी से संक्रमित व्यक्ति खांसता है, छींकता है, तो जो जीवाणु है उसके मुंह के माध्यम से, हवा में थूक के माध्यम से, गोल गोल बूंद के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान में फैलता है। और जब अन्य स्वस्थ व्यक्ति सांस लेता है तो उसके शरीर के अंदर में जीवाणु प्रवेश कर जाता है। और जिस व्यक्ति का इम्यूनिटी पावर बहुत ही कम रहता है उस व्यक्ति को टीबी का जो बीमारी है वो फैलता है। अब अगला देखते हैं कि ये व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करने के कितने दिन बाद प्रभावित करता है। उसको बोलते हैं उद्भवन अवधि या इनक्यूबेशन पीरियड, इसी को बोलते हैं उद्भवन अवधि। ये 7 से 15 दिवस के अंदर में दूसरे व्यक्ति को प्रभावित कर लेता है और उस व्यक्ति को भी टीबी होता है। ये हो गया उद्भवन अवधि। अब देखते हैं कि इसके लक्षण क्या क्या हैं। टीबी के लक्षण, टीबी के जो होते हैं लक्षण क्या क्या हैं। तो सबसे पहले 1 सप्ताह से अधिक खांसी यदि है व्यक्ति को तो उसको टीबी संभावित मान सकते हैं। दूसरी बात है उसका वजन कम होना। 1 सप्ताह से अधिक खांसी, कितने दिन से, एवं 7 डेज से अधिक खांसी है। दूसरा है वजन में कमी, वजन में कमी हो तो उस व्यक्ति को खांसी हो सकता है। वजन में कमी हो तो उस व्यक्ति को टीबी हो सकता है। तीसरा, यदि खांसते खांसते व्यक्ति के बलगम में खून का आना तो ये टीबी का लक्षण हो सकता है। और रात को सोते समय बुखार यदि हो तो उस व्यक्ति को टीबी की संभावना हो सकता है। और लक्षण में बात करें तो जिस व्यक्ति को शुगर की बीमारी हो, डायबिटीज की बीमारी हो, या जिसका अंग प्रत्यारोपण हुआ हो तो उस व्यक्ति में भी जल्दी से टीबी लग सकता है। तो उन व्यक्तियों को भी संभावित मानते हुए नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में भेजना है उनको, और उसका बलगम की जांच करवाकर उसको पुष्टि करना है कि उसको, उस व्यक्ति को टीबी है कि नहीं। इसके माध्यम से यदि उसमें पॉजिटिव यदि पाया जाता है तो उसका दवाई के माध्यम से उसका उपचार किया जाता है। अब देखते हैं इसका जांच पद्धति किस प्रकार से होता है। जांच, जैसे मैं बता रहा था कि जिसको व्यक्ति को इस प्रकार के लक्षण दिखाई दे तो हमको क्या करना है, तुरंत उस व्यक्ति को बोलना है कि नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाए। सुबह का खांसी या बलगम
जो है वो मॉर्निंग में सुबह उठकर अपना खांसी या बलगम इकट्ठा करे और अस्पताल में पहुंचाए, तो वहाँ पर जांच होता है उसके द्वारा से। यदि उसमें माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का जो जीवाणु है दिखाई देता है तो उस व्यक्ति को टीबी बीमारी हो सकता है। अब जांच में यदि उसको पॉजिटिव आ गया तो उसको 6 माह तक की दवाई खिलाते हैं। तो दवाई जो है खिलाते हैं उसका भी वज़न के अनुसार से उसका जो टेबलेट आता है वो दिया जाता है। तो इसका जो वज़न बैंड है ये 5 वज़न बैंड में वज़न अंतराल में डिवाइड किया गया है और उसके अनुसार से दवाई खिलाते हैं। तो कौन कौन से वज़न बैंड है, तो इसका वज़न बैंड के अनुसार से दवाई खिलाते हैं। यदि किसी प्रभावित व्यक्ति का वज़न 25 से 34 केजी का बीच में वज़न हो तो उसको 2 टेबलेट प्रतिदिन उसको खाना है। और 35 से 49 केजी का यदि उसका वज़न है तो 3 टेबलेट प्रति दिवस खाना है। और 50 केजी से 64 केजी तक का वज़न है तो 4 टेबलेट उस व्यक्ति को प्रतिदिन खाएगा। यदि 65 केजी से ये हो गया 74 केजी तक वज़न रहेगा तो 5 टेबलेट प्रतिदिन खाएगा। यदि 75 केजी से अधिक वज़न है, मरीज का 75 केजी से अधिक वज़न है तो 6 टेबलेट प्रतिदिन खाएगा। और ये 6 महीने तक का खाना रहता है। तब व्यक्ति को फिर से चेकअप कराते हैं, उसके बाद से उसको आइडेंटिफाइड होता है कि उसको टीबी है या टीबी से पूर्ण तरह से मुक्त हो गया। तो इस प्रकार से ये टीबी बीमारी यदि पाया जाता है तो ये वज़न बैंड के अनुसार से उसको दवाई खिलाते हैं। अब जब इसको दवाई चालू करते हैं तो उसको उस दवाई में क्या क्या कॉम्बिनेशन रहता है, तो दवाई एमडीटी ये है, एमडीटी बोल रहा हूँ, ये मल्टी ब्लिस्टर पैकेट मतलब मल्टीपल ड्रग होता है, मतलब बहुत सारे औषधि का जो समूह होता है वो एक टेबलेट में मिला रहता है। तो उसमें क्या क्या होता है, एक तो होता है रिफाम्पिसिन, एक होता है आइसोनाइड ये टेबलेट होता है, एक होता है पायराजिनामाइड और एक होता है इथाम्बुटल। तो ये सभी दवाई है, एक उसमें टेबलेट मिक्स रहता है। और ये सब टेबलेट पहले अलग अलग आता था, लेकिन इसको क्या है, पहले क्या करते थे, मरीज आधा टेबलेट खाते थे और आधा वो निकाल कर फेंक भी देते थे। इसलिए WHO ने क्या किया कि ये पूरा जो टेबलेट की उनको निश्चित मात्रा है उसमें एक टेबलेट के अंदर में मिला दिया जाता है ताकि मरीज उसको ना फेंके। और इस प्रकार से एक टेबलेट में ये पूरा मिक्स रहता है। और 25 से 34 केजी वज़न वाला व्यक्ति 2 टेबलेट प्रतिदिन इस प्रकार से वज़न बैंड के अनुसार से खाता है। जब टेबलेट खाना प्रारंभ करता है तो व्यक्ति को इसका 2 फेस होता है, एक होता है आईपी फेस, इंटेंसिव फेस, इसको गहन पक्ष कहते हैं। और गहन पक्ष में 56 डोज का दवाई रहता है, 56 डोज मतलब लगभग 2 माह के आसपास रहता है। 2 माह दवाई कंप्लीट करने के बाद उस व्यक्ति को पुनः अपना बलगम का जांच कराना होता है। यदि उस बलगम में ठीक ठाक व्यक्ति कंडीशन रहता है, उसमें जीवाणु के नहीं पाया जाता रहता है, तो उसको सीपी चालू करते हैं, कंटिन्यूएशन फेस ये 124 डोज या लगभग 4 महीना का दवाई रहता है। तो ये 2 माह और ये 4 माह, तो टोटल 6 माह का दवाई रहता है। इसको अधिकतम व्यक्ति 9 माह में कंप्लीट कर सकता है WHO के गाइडलाइन अनुसार से। अब दूसरी बात यदि कोई व्यक्ति जो है ये दवाई को ठीक से नहीं खाता है तो कभी कभार उस व्यक्ति में ये दवाई के प्रति जीवाणु का प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न हो जाता है। तब उसको MDR TB बोलते हैं, मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस, ये TB हो जाता है। क्योंकि जीवाणु जो है दवाई के प्रति, रिफाम्पिसिन के प्रति ये मुख्य दवाई होता है, और आइसोनाइड इसके प्रति जो है जीवाणु रेसिस्टेंस हो जाने से ये MDR TB में पहुंच जाता है। और ये बहुत ही खतरनाक होता है ये TB, इसमें व्यक्ति की जान भी जा सकती है।
और ये एमडीआर क्यों होता है? व्यक्ति की लापरवाही की वजह से। यदि वो ठीक तरह से दवाई ना खाए, समय पे दवाई ना खाए या छोड़ छोड़ के दवाई खाए तो इसमें एमडीआर टीबी होने के चांसेस बढ़ जाता है। अब इसमें एक चीज़ मैं भूल गया था, वो है टीबी के प्रकार। टीबी के प्रकार, टीबी कितने प्रकार के होते हैं? तो टीबी 2 प्रकार का होता है। एक होता है पल्मोनरी टीबी। पल्मोनरी मतलब फेफड़ा, अधिकतर इसी प्रकार का टीबी पाया जाता है। पल्मोनरी मतलब फेफड़े के अंदर में टीबी पाया जाता है। दूसरा नॉन पल्मोनरी मतलब पल्मोनरी के बाहर, ये कहीं भी होता है, बाल और नाखून को छोड़कर। नॉन पल्मोनरी टीबी हड्डी टीबी हो गया और सभी क्षेत्रों में, सभी जगहों में पाया जाता है, बाल और नाखून को छोड़कर। तो ये पल्मोनरी और नॉन पल्मोनरी 2 कैटेगरी में टीबी का डिवाइड करते हैं और इसके अनुसार से ये दवाई वही खिलाते हैं। अब भारत सरकार की तरफ से टीबी रोग को कम करने के लिए या समाप्त करने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं, इसके संबंध में हम लोग चर्चा करेंगे। तो राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम या टीबी नियंत्रण कार्यक्रम भारत सरकार ने सन 1962 में चालू किया। नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, ये 1962 में भारत सरकार ने चालू किया और तब से टीबी बीमारी के संबंध में विशेष ध्यान देकर करके टीबी रोगियों को खोजा जा रहा है। उसके बाद से 1993 में पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत संशोधित क्षय नियंत्रण कार्यक्रम, संशोधित क्षय नियंत्रण रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम चलाया गया और 1998 में 5 वर्ष के पश्चात अच्छा रिजल्ट आया। 5 वर्ष बाद जब इसका बेहतरीन रिजल्ट आया तो 1998 में पूरे देश में जो है संशोधित राष्ट्रीय क्षय कंट्रोल प्रोग्राम को अपनाया गया और इसके बाद से इसमें डॉट्स जो है डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट, डॉट्स इसका कोर्स है, डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट सुपरविजन, इसके माध्यम से ये दवाई को खिलाया गया और बेहतर रिजल्ट मिला। उसके बाद से हमारे जो भारत में है 2001 के आसपास इसको राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन नेशनल ट्यूबरकुलोसिस इलिमिनेशन या इरेडिकेशन प्रोग्राम के अंतर्गत चलाया जा रहा है और इसका बेहतर रिजल्ट देखने को मिल रहा है। और सभी जगह जिसको भी टीबी से संभावित लक्षण वाले व्यक्ति हैं उनको खोजा जा रहा है, मितानिन के माध्यम से है या जो मैदानी कर्मचारी स्वास्थ्य विभाग के हैं उनके माध्यम से घरों में विजिट करके जो खांसी वाले मरीज हैं उनका या टीबी से संबंधित अन्य लक्षण वाले मरीज हैं उनको फाइंड आउट करके उसका जांच करा करके उसका इलाज किया जा रहा है ताकि टीबी का जल्दी से जल्द उन्मूलन किया जा सके। इसी के तहत हमारे जो कांकेर जिले में 2004 से ये कार्यक्रम व्यापक रूप से लागू हुआ है और इसके जो लक्षण वाले मरीज हैं उसको खोज करके तुरंत उसका इलाज प्रदान किया जा रहा है। हमारे भारत सरकार और राष्ट्रपति महोदय के द्वारा 2025 तक टीबी मुक्त भारत की कल्पना की गई है, जिसको हमको सब मिलकर प्रयास करना है और सफल बनाना है। तो भारत सरकार की ओर से टीबी मरीज को निक्षय पोषण के लिए या निक्षय के तहत 500 रुपये का प्रति महीना राशि प्रदान किए जाते हैं। निक्षय योजना के तहत, निक्षय पोषण योजना के तहत 500 रुपये प्रति माह तो इसका इलाज 6 माह तक चलता है। तो 6 गुणित 500 अर्थात 3000 रुपये की राशि टीबी मरीज को भारत सरकार की तरफ से दिया जाता है। और जो अनुसूचित क्षेत्र के मरीज हैं या ट्राइबल क्षेत्र के मरीज हैं उनको
750 रुपये और अलग से मिलता है। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के 3750 रुपये की राशि जो है टीबी मरीज के खाते में डायरेक्ट ट्रांसफ़र किया जाता है। और टीबी मरीज को एक सहायता के लिए गवर्नमेंट द्वारा स्कीम चलाया गया है, ताकि रोगी को कुछ राहत मिल जाए और जो दवाई है वो समय पर ग्रहण करे। तो आशा करता हूँ ये जो टीबी से संबंधित ये जानकारी आप लोगों का लिए फ़ायदेमंद होगा, और मेरे साथ और सभी आप लोगों के जागरूकता के साथ और आप लोग आसपास प्रचार के माध्यम से हम टीबी रोग को सभी मिलकर समाप्त करें। तो ये जानकारी मैं समझता हूँ सभी लोग के लिए यूजफुल रहा होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए, ताकि अन्य लोगों को भी इस बीमारी के बारे में पता लगे और जो भारत को टीबी मुक्त बनाने में हम सबका योगदान हो। इसी शब्दों के साथ धन्यवाद।